नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। 2024 में अभी समय है चुनाव में, लेकिन कश्मीर से खतरनाक खबरें आने लग गई हैं और ये खतरनाक खबरें आहट हैं आने वाले समय में अशांति बढ़ने और कश्मीर में तनाव होने की। इसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिकल इतिहास भी है, वो भी हम समझेंगे कि कब कब कैसे कैसे कश्मीर में तनाव के हालात पैदा होते हैं और वो तनाव के हालात पाकी भारत में वोट में बदल जाते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। कुछ नए घटनाक्रम हैं जो बहुत कुछ कहते हैं और उन घटनाक्रमों के ज़रिए हम कड़ी से कड़ी जोड़कर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और ये खतरे का खेल बार बार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा कड़वा होगा। जिन लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत कम है, दूर रहें। जिनको चैनल की मेंबरशिप लेना है ले सकते हैं। एक ज्वाइन बटन मिलेगा आपको नीचे और उसको क्लिक कर सकते हैं। ये उन लोगों की समस्याओं का भी हल है जिनको ये QR कोड स्कैन करने में दिक्कत आती है। उसी मोबाइल पे वीडियो चल रहा है, उसी पे QR कोड है, थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। खैर, अभी हुआ क्या है कि एक बड़ी ख़तरनाक घटना हुई है पुलवामा ज़िले में, कश्मीर के। और वहाँ ये हुआ है कि ये दावा किया गया है, ये सामने आया है कि वहाँ पर एक मस्जिद है, उस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद, बल्कि 2 मस्जिदें हैं। शनिवार को वहाँ पर सेना के कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद में वहाँ पर वो लोग जाकर पुजारियों को, देखिए ये घटना मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन ये घटना क्यों हो रही है इसका एनालिसिस हम वीडियो में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो वहाँ पर जाके इन्होंने अंदर जाकर जो आदमी माइक्रोफोन पे कुछ पढ़ रहा होगा, वो उस आदमी को इन्होंने कहा कि आप जय श्री राम बोलिए, हड़काया। और उसने वहाँ मस्जिद में माइक पे जय श्री राम बोला। उसके बाद में जो बाकी लोग वहाँ मौजूद थे उन सबको भी कहा गया कि आप भी इसके साथ बोलो। ये आरोप लगा है और ये आरोप टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है जिसमें डिटेल से ये सारी बातें बताई गई हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पे मीडिया में ये चीज़ें पब्लिश हुई हैं और इसमें इसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिटेल्स आई। देखिए, जैसे ये पब्लिश हुई है, इस खबर में बताया गया कि राष्ट्रीय राइफल्स के वो लोग थे और वो वहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, यानी आतंकवादी विरोधी अभियान में वहाँ काम कर रहे हैं। और इसमें इस तरह की कोई जानकारी किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं है कि वहाँ पर अंदर घुस के जो है अंदर कोई आतंकवादी थे या कोई कुछ था, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और इसके अलावा एक जानकारी और प्रकाशित हुई है और वो जानकारी ये है कि ये लोग जो है वो जब वारदात करने के बाद गए तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग, गाँव वाले इकट्ठे होके आ गए और वहाँ पर नारेबाजी, चक्का जाम, ये सब जो विरोध होता है वो शुरू हो गया। उसके बाद सेना के कुछ सीनियर अधिकारी आए, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, और उन लोगों ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि जिस अधिकारी के, एक मेजर बताया जाता है राष्ट्रीय राइफल का, कि उसके नेतृत्व में ये हरकत हुई थी और इसलिए उसको हमने हटा दिया है। इसके अलावा हम आर्मी में अंदर जांच कर रहे हैं। इसके आगे क्या एक्शन होने वाला है वो हम आपको नहीं बताएंगे। आगे का एक्शन क्या हो, जाहिर बात है वो बताया भी नहीं जा सकता। इस मामले में आर्मी एकदम फेयर है। इस घटना के बाद में वहाँ पर महबूबा मुफ्ती, जो आप जानते ही हैं कि कभी किसी ज़माने में मोदी जी की पार्टनर, बीजेपी की पार्टनर होती थी, पॉलिटिकल पार्टनर, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, इन सब लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की है। और उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि ये क्या हो रहा है और राजनाथ सिंह जी से कहा है कि ट्रांसपेरेंट और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ट्वीट किया उमर अब्दुल्ला ने। इसके अलावा जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, उन्होंने भी इस पे गंभीरता से कदम उठाने को केंद्र सरकार से कहा है। और ये जो घटना है कि अब ये जो चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे आई विटनेस की, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, लेकिन हम आर्मी के चले जाने के बाद भी प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन हम इस पूरे मामले में इसको उलझने से बच रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद ये घटना नहीं है, लेकिन इस घटना के कई मतलब हैं।
घटना के क्या मतलब है? घटना के मतलब ये हैं कि दो मतलब हैं। एक तो मतलब ये है कि क्या इस देश में जिस तरह का पोलराइजेशन हो रहा है, राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, सोशल मीडिया पे, दूसरी जगहों पे जिस तरह से हिंदू मुसलमान बोया जा रहा है, लोगों के दिमागों में रोंपा जा रहा है, क्या उसके कारण सांप्रदायिकता का जहर, ध्रुवीकरण का जहर भारत के सुरक्षा बलों के अंदर तक पहुंच गया है? क्या आर्मी और जो सेना है हमारी, जो इस देश के सेक्युलर संविधान की शपथ लेती है, उसकी रक्षा करने की बात करती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है, क्या वो भी ये जय श्री राम, वंदे मातरम वगैरह वाले ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं? आप कहेंगे भाई वंदे मातरम को आप बोल रहे हैं क्या भारत के लिए? दरअसल वंदे मातरम का एक पहलू है, जिस व्यक्ति के धर्म में ये कहा गया है कि किसी आदमी की पूजा नहीं करना, वंदना नहीं करना और किसी के आगे झुकना नहीं है, उसको आप जानबूझ के देशभक्ति की एक ऐसी चीज़ उससे करवाओ जो उसके धर्म के खिलाफ है, तो ये शरारत है। बहरहाल, तो ये उस ब्रिगेड में क्या एक हमारे देश की सेना के अंदर ये भाव घुस गया है? सेना के अंदर भी ये करप्शन चला गया है? सेना के अंदर भी क्या सांप्रदायिकता के बीज प्रस्फुटित होने लगे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की आर्मी जो है वो सबके लिए है और ये माना जाता है कि देश की आर्मी जो है ईमानदारी से सबके लिए लड़ती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, लेकिन इसका ये पहलू मुझे थोड़ा कम लगता है। हो सकता है कि भाई व्हाट्सएप पे जिस तरह का सोशल मीडिया सेल और दूसरी चीज़ें जिस तरह का जहर बोते हैं, उससे हम और आप प्रभावित हो जाते हैं। जो पहले से एजुकेटेड हैं, जिनको समझ है, जो सच और झूठ, सही और गलत को समझने की क्षमता रखते हैं, जो लगातार पढ़ते हैं, वो भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। हो सकता है एक अधिकारी हो गया हो। लेकिन दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। दूसरा पहलू है राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। कश्मीर की किसी मस्जिद में ज़बरदस्ती जाकर जय श्री राम बुलवाने का सीधा संदेश ये है कि आप वहाँ के जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ के जो पृथकतावादी लोग हैं, वहाँ के जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं या उस तरह के लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं, उन एक्टिविस्ट को इससे कितनी आसानी होगी ये समझाने में कि आप कश्मीर वाले कुछ भी कर लो, भारत के अधीन रहोगे तो ये आपके साथ ऐसे ही करेंगे। और भारत की सेना के प्रति भी नफरत पैदा होती है वहाँ पर इस तरह की घटनाओं से। और ये सीधे सीधे एक तो अलगाववादियों को ताकत देगा, दूसरा जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति के हालात बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। अगर अशांति के हालात बनते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा? विरोध होगा, लोग सड़कों पर आएंगे। जब सड़कों पर लोग आएंगे, पत्थर फेंकेंगे, कुछ करेंगे, तो वो बाकी शेष भारत में उसको बदल दिया जाएगा और उसको कह दिया जाएगा कि कश्मीर में देखिए खास तबके के लोग क्या कर रहे हैं। याद कीजिए, एक समय था कश्मीर के लोगों के बारे में यहाँ सोशल मीडिया पर यह कहा जाता था कि बाढ़ आती है तो हम इनको राहत भेजते हैं और पत्थर भी ये उसी आर्मी पर फेंकते हैं जो बाढ़ में इनको राहत दे रही है, ये कहा जाता था। तो ये एक अपने आप में एक ये माहौल बनाने की कोशिश कि कश्मीर में रहने वाली एक खास कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और उस बहाने पूरे देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वातावरण पैदा करना, उसके लिए ज़मीन तैयार करना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 8 जुलाई 2016 को एक लड़का था बुहरान वानी, उसको कोकरनाग एरिया है अनंतनाग का, वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। सब जानते हैं कि वो लड़का जो है वहाँ पर बहुत पॉपुलर था, और इस पुलिस मुठभेड़ के बाद में एक माहौल ये बना कि उसको फेक मुठभेड़ में मारा गया, एक तो ये, और दूसरा बहुत सारे माहौल। लेकिन जो भी बना हो, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे तत्व वहाँ पर सक्रिय हो गए जो शेष भारत को तनाव का संदेश देते थे। कश्मीर में जुलाई 9 को अगले ही दिन इस घटना के बड़े स्तर पर सब जगह लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन शुरू हो गए, पत्थर फेंके जाने लग गए। आप उसको पत्थरबाज गैंग कहें, कुछ कहें। एक चैनल ने तो 1 साल पुराना स्टिंग ऑपरेशन निकाल के कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं, उसको भी चला दिया था, 1 साल पुराना।
खैर, तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये जो वहाँ पर बहुत सारा विरोध सड़कों पर शुरू हो गया और इसके बाद में तनाव होता चला गया। जब विरोध हुआ तो मौका मिला तो प्रशासन ने क्या किया, कर्फ्यू लगाया और दमन शुरू कर दिया। आप कर्फ्यू लगाओगे, दमन शुरू करोगे तो और ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा, और जब और ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा तो वहाँ सीमा के पार बैठे हुए जो लोग हैं उनको मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का रेडियो, पाकिस्तान के अलग अलग समाचार संस्थान, पाकिस्तान के इंटरनेट, वो सारी चीज़ें जो है वो कश्मीर में जुल्म सितम, ये वो तमाम सारी कहानियाँ गानी शुरू कर देते हैं। और वो सब यहाँ पे संदेश देता है कि भाई साहब आपका धर्म खतरे में है, क्योंकि ये तो आपके पीछे पड़े हैं, आपको तबाह कर देना चाहते हैं। पहले बुरहानवारी को मारा, फिर ये किया वो किया, वो पूरा एक माहौल बन गया और वो जनता चलता चला गया। 5 अगस्त को एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने पड़े वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे लगातार आपका जैसे ये घटनाक्रम होता है जुलाई का, इसके बाद 10 जुलाई को कर्फ्यू हो जाता है पूरी कश्मीर वैली में। 11 जुलाई को क्लैशेस के बीच में मरने वालों की संख्या बढ़ती जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के बीच में, यानी कई जगहों पर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ टकराव में मारे जाते हैं। 16 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन मिलिट्री ग्रुप 3 दिन का शोक घोषित कर देता है बुरहान वानी के लिए, और कश्मीर वैली में पूरे 3 दिन के लिए, आप सोचिए हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर 3 दिन के लिए स्ट्राइक हो जाती है। कोई पार्टी जो बाकी भारत में अगर सांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहती है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, उसने एक रिपोर्ट की बाकायदा, जिसमें कहा गया कि बहुत सारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है कश्मीर में इस प्रोटेस्ट के दौरान। अब एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी अनाउंस कर दिए गए इस बीच में, और पाकिस्तान बेस्ड मिलिट्री ग्रुप जो है उसने 8 फरवरी 19 को पुलवामा में, आपको याद है क्या किया था। अब ये सारी चीज़ें जब पुलवामा में हुआ तो उसके बाद उसको भी बाकी शेष भारत में, क्योंकि आपको करना है ध्रुवीकरण, आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई पागल हो, अच्छा हो, उल्टी खोपड़ी हो, बुरा हो, कट्टरवादी हो, एक आदमी चाहिए, एक मुस्लिम चाहिए, और वो अगर कुछ भी करेगा तो आप शेष भारत में। अब देखिए, बराक ओबामा ने एक बयान दिया कि इस मामले पर सवाल पूछना चाहिए, तो बराक ओबामा को बराक और मोटा हुसैन कर करके सोशल मीडिया पे 4 दिन आपने चलाया। आप बराक ओबामा को बराक हुसैन नहीं बोल रहे थे, उसको हुसैन बोल के आप ये कहना चाह रहे थे कि देखिए मुसलमान देश के और मोदी के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ हैं, क्योंकि आप हुसैन पे जोर दे रहे हैं ना, आप सिंपल तरीके से बराक ओबामा तो नहीं बोल रहे थे। उसी तरीके से आपने अभी ये दूसरा घटनाक्रम देखा, जिस लड़की ने सवाल पूछा था, उसका धर्म, उसका ओरिजिन निकाल लिया गया, उस पर विवाद खड़ा कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश है। एक तरफ आप एक कम्युनिटी पे कुछ ऐसा करते हो कि वो उसका प्रोटेस्ट करे, अब मस्जिद में घुस के जय श्री राम, या फिर आप कहीं किसी चरवाहा लड़की के साथ में बलात्कार कर देते हो 13 साल की, उसके बाद में तिरंगे लेके जुलूस निकालते हो, और जब इसको लेकर वहाँ पे तनाव बनता है तो उसको आप कैश कराते हो बाकी भारत में। मरने के लिए तो आपके यहाँ से बहुत सारे सुरक्षा बल के लोग हैं, जाते हैं, आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं, फसल आप काटते हो। बहुत कड़वी, मैंने शुरू में कहा था कड़वी बात है। एक और केस था, एक और देवी थी, दुख्तराने मिल्लत, उसकी चीफ थी, उनका नाम था आसिया अंद्रावी। आसिया अंद्रावी का जो काम था वो सिर्फ इतना था कि शेष भारत में कश्मीर के अलगाववादी या कश्मीर के आंदोलनकारी या कश्मीर के जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं उनकी छवि खराब करना। कोई बहुत बड़ा उनका पेस नहीं था, उनके साथ बहुत सारे लोग नहीं थे आसिया अंद्रावी के साथ में, कश्मीर में बहुत बड़ी पावर नहीं थी उनके पास में, लेकिन वो क्या करती थी, हाफिज़ सईद के साथ में, इसके साथ में जमात दावा के साथ में, इन सब के साथ में अपने संबंधों की खबरों को उड़ाती रहती थी। पहली चीज़, उनके समर्थन में बयान भी देती रहती थी, और इतना ही नहीं
ये दुख्तर मिल्लत की चीफ जो मैडम थी आसिया अंद्राबी, ये वहाँ पर कुछ प्रतीक ऐसे पेश करती थी जिसको पूरे भारत में पॉलिटिकली कैश किया जा सके। वो प्रतीक थे पाकिस्तान का झंडा फहराना। ये मैडम पाकिस्तान का झंडा फहराती थी और पूरे दिन भारत के जो न्यूज़ चैनल है गोदी मीडिया, वो सिर्फ पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए आसिया अंद्राबी के वे तस्वीरें दिखाते थे। उसके बाद आसिया अंद्राबी के इंटरव्यूज़ आते थे चैनल पे, जिसमें वो सेपरेटिस्ट बातें करती थी। कोई भी मीडिया अगर सेंसिबल मीडिया है, अगर आप देशभक्त मीडिया हो, आपको देश से मतलब है, तो कोई भी देश विरोधी इस तरह की चीज़ें जिसमें पाकिस्तान का झंडा लोग फहरा रहे हैं, उसको 24-24 घंटे आप कैसे चैनल पे चलाओगे? 3-3, 4-4 दिन तक उस पर आप कैसे लगातार चला सकते हो? उसी वीडियो को लूप कर करके। इनफैक्ट उसका मकसद होता था शेष भारत में हालात बनाना। तो ये जितना बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए जो मस्जिद में कांड हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि आप एक संदेश दे रहे हो कश्मीर को, कश्मीर के मुसलमानों में एक अनरेस्ट पैदा कर रहे हो, फिर वहाँ पे बहुत सारे सेपरेटिस्ट फोर्सेस को खाद पानी मिल जाएगा। वो मुसलमानों को अलग अलग हिस्सों में कहेंगे, देखिए अब ये हालत हो गई है, मस्जिद में घुस के जय श्री राम बुलवाया जाने लगा है। ऊपर से वही जो सब अपने लोगों को कहते हैं, ये कहते हैं हिंदू तुम गद्दार हो या तुम कायर हो, उधर वो मुसलमानों को कहते हैं तुम कायर हो या गद्दार हो, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तुम्हारा खून नहीं खोले, तुम्हारा खून पानी है। ये सब वहाँ सेपरेटिस्ट शुरू कर देंगे और धीरे धीरे करके ये उदाहरण बन जाएगा। कई लोग कहेंगे बात तो सही है, ये तो गलत हो रहा है, आ जाएंगे सड़क पे। उसका जब वो सड़क पे आएंगे तो यहाँ मीडिया अपने तरीके से उसकी कहानी बनाएगा। पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पत्थर फेंकने वालों को पैसे देता है, ये सब बातें होंगी। भैया पत्थर फेंकने वाले को अगर कोई पैसे देगा तो कौन देगा? जिसको उसके पत्थर फेंकने के एक्ट से पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, जिसकी राजनीति पक्की होती है। और पत्थर फेंकना, जहां बंदूक लेके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े हुए हैं, उनके सामने जाके पत्थर फेंकना, ये कोई समझदारी का काम तो नहीं है ना। और कितनी खबरें आपने सुनी हैं ऐसी कि जिसमें लोग पत्थर फेंक रहे थे, उनके ऊपर गोली चली। खैर, बहरहाल ये पूरा मामला जो है थोड़ा सा बहुत चिंता करने वाला मामला है। भगवान से मनाइए कि इसका पॉलिटिकली इसको कोई कहीं पे इस्तेमाल ना करे। भगवान से मनाइए कि ये मामला वहाँ के लोग, मुसलमान लोग समझदारी से इसको समझें, आगे ना बढ़ाएं। जैसे आर्मी ने समझदारी दिखाई है और राष्ट्रीय राइफल्स ने समझदारी दिखाई है और तुरंत वो जो मेजर था उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसको हटा दिया गया है। इस तरह की चीज़ें लगातार कुछ बेहतर संदेश लाती हैं। वरना आपको याद ही है, वो मेजर गोगोई साहब थे, वो जीप के आगे बांध के आदमी को घूम रहे थे। बाद में वो पता चला कि लड़कियों को ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट करते हैं, तो एक होटल में पकड़े गए। लेकिन उनकी वो जो तस्वीर थी, उसका जो प्रतीक था, उस प्रतीक ने जम्मू कश्मीर में कितने सेंटीमेंट भड़काने में योगदान किया होगा, ये समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भैया शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यूट्यूब आजकल कम दिखा रहा है, कुछ वीडियो उड़ा भी दिए गए हैं, जैसे कि इसी तरह की हरकतें जो वहाँ हो रही थी मणिपुर पे, उसमें मैंने वीडियो बनाया था, वो एक वीडियो डिलीट हो गया है। नमस्कार, जय हिंद।